सारे फरीक जो हैं वो सारे फरीक एक जगह पे बैठ गए। तो उस वक्त से लेके अब तक सारे फरीक जो हैं वो एक जगह पे नहीं बैठ सके। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के लोग भी बैठे, अदलिया भी बैठे, और जो मुतासरीन हैं वो भी बैठे, और हुकूमत जो है गवर्नमेंट के बंदे ये भी बैठे, सब लोग एक जगह पे बैठे तो ये मसला हल हो सकता है। और यही बात उन्होंने जाके कोटा में कहीं, बलोचिस्तान में भी यही बात जाके की, यही राजा लापा कि सब लोग इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल निकल सकता है, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकला। तो हमारी जो आवाज़ है सिर्फ मुदस्सर नारू के लिए नहीं है, हमारी आवाज़ जितने भी गुमशुदा अफराद हैं पाकिस्तान में जब भी गुमशुदगी का शिकार है उनके लिए है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा गुमशुदा ना हो, कोई भी बंदा लापता ना हो। हम आपसे कुछ चांद सितारे नहीं मांगते, हमने ये नहीं कहा कि हमें अभी नारो दे दो, हम उस वक्त भी नहीं कहते थे, हम आज भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि हमें कम अज़ कम हमें रिमांड दो यार, हमें FIR दो, हमें कोर्ट पे लेके जाओ, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो जिसने ये जुर्म किया है। अगर मुदस्सर नारू ने स्टेट के खिलाफ कोई जुर्म किया है तो हम स्टेट के साथ खड़े होंगे, हम मुदस्सर अपने बेटे के साथ नहीं होंगे। लेकिन क्या वजह है कि ये जबरी गुमशुदा लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि ये लोग जो हैं ये एजेंडे पे काम कर रहे थे, ये दूसरी एजेंसियों के लिए, दूसरे दुश्मन मुल्कों के लिए काम करते थे, उन पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन यह है कि वो तहरीरी इल्ज़ाम नहीं लगाते, ना कोई FIR करते हैं, ना उनका कोई रिमांड होता है, ना उन्हें किसी के केस में पेश किया जाता है, ना उन्हें कोई सजा दी जाती है। इन पाकिस्तानियों से तो वो अभिनंदन अच्छा है, पाकिस्तानियों से तो इंडियन जो है अभिनंदन अच्छा है, और जो दूसरा जो था उसका नाम क्या, हाँ कलभूषण है वो बहुत अच्छा है। हमारे से तो वो कलभूषण बहुत अच्छा है, जिससे सारे एक्सेस दिए गए, जिससे सारे जितनी रेमेडीज थी उसको सारी दी गई। इंडिया से उसकी बीवी मिली, आगे उसकी माँ मिली, उसके रिश्तेदार उसको मिले, इंडिया की एम्बेसी का जो नाज़िमुल अमूर था वो उसको मिला। लेकिन हमें पाकिस्तान के जो जबरी गुमशुदा अफराद हैं उनको ये एक्सेस नहीं है, वो किसी खाते में नहीं है, वो तो इंडियन शहरियों से भी गए गुजरे हैं। इंडियन शहरियों ने क्या किया, पाकिस्तानियों को मारा, दहशतगर्दी की, उन्हें ये सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो मजलूम लोग हैं, जो मजलूम लोग बेगुनाह लोग हैं, उन्हें बंद किया जाता है, उन्हें बाहर की हवा भी नहीं लगाई जाती, उन्हें उनके वालिदैन से, उनके पेरेंट्स से, उनके अज़ीज़ो अक़ारिब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती, उनको ज़ाहिर ही नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी, इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा ये ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इंटरनेशनल जो लॉ है यूएनओ का, जिस चार्टर पर पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है ह्यूमन राइट्स, ये उसकी भी वायलेशन है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद है जो आजकल जो किनारे में आया हुआ है, ये उसकी सिर्फ उसने यही काम नहीं किया, उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने अपना पैरेलल जो उसने अपने सेंटर बनाए उसमें लोगों को उसने रखा हुआ था, उसने उन लोगों को, और हम उसको फैज़ हमीद को, कमर बाजवा को हम नहीं छोड़ेंगे। मियां साहब छोड़ दें, आप छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे। हम फैज़ हमीद को, कमर बाजवा को आलमी अदालत में लेके जाएंगे। हम ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के खिलाफ अमेरिका में उन पर पाबंदियाँ लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन में उनके नाम लेके जाएंगे। इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को उठाया इन्होंने। फैज़ हमीद की आप देख लें कि उसने 2017 से लेकर 2021 तक कितने लोगों को उठाया, और उसने इमरान खान ने जब ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक 2 दिन के बाद उसने मुदस्सर नारू को उठा के उसने इमरान खान को उसने पहली सलामी दी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब भी वक्त है, सहाफ़ियों अब भी वक्त है, अगर आप लोगों ने आवाज़ ना उठाई तो इसके बाद एक के बाद दूसरा नारू आएगा, दूसरे के बाद तीसरा नारू आएगा, इसी तरह सहाफ़ियों की लाइन लगेगी। और आपके सामने लाइनें लगी हैं। मुदस्सर नारू को जब दूसरे लोगों को ऑफ एयर किया गया था इलेक्शन से पहले, तो मुदस्सर नारू को भी ऑफ एयर किया गया था, और जब मुदस्सर नारू को उठाया गया उसके बाद फिर दूसरे जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ भी तशद्दुद किया गया, उन्हें भी उठाया गया। तो ये जो है सिर्फ एक सहाफ़ी की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी से तो अलग रखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, या वो सोशल वर्कर है, समाजी इंसाफ के लिए काम करते हैं, ये सब के लिए ये सब लोग इसका शिकार हैं। सिर्फ सहाफ़ी नहीं, हर आदमी जबरी गुमशुदगी का शिकार है। जो आदमी भी यहाँ पे जमहूरियत की बात करता है, यहाँ पे आइन और दस्तूर की बात करता है, जो आदमी यहाँ पे शख्सी आज़ादी की बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो जबरी गुमशुदगी का शिकार हो जाता है। क्या बात है, जब इस मुल्क के सियासतदानों ने पाकिस्तान के आइन में ह्यूमन राइट्स के ऊपर साइन किए और आलमी अदारों के साथ चार्टर पर साइन किए, तो इनको क्या तकलीफ है? ये हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो
اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کیوں لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں دیتے؟ یہ بولنے کے اتنا سنگین جرم ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا، سال ہر سال تک ان کا پتہ نہیں چلے کہ وہ کدھر ہے۔ کسی بھی سیاستدان کے خلاف، کسی بھی پارٹی کے خلاف بات کرے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور ایجنسیوں کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ کیوں ان کے بندے آگے جا کے اب مقصر کی میں آپ کو بتاتا ہوں، مقصر کو ایجنسیوں کے بندوں نے اپنے طور کے لیے اس سے پہلے دوستی کروائی، پھر اس کو پیغام دیا کہ آپ بھی کیا بن جائیں، آپ بھی سمی ابراہیم بن جائیں، آپ بھی عمران ریاض بن جائیں، آپ بھی یہ یوٹیوبر ہیں، آگے آپ بھی بن جائیں، آپ ہمارے لیے کام کریں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا کچھ ملے گا۔ لیکن مظفر ناروی نے، وہ تو پیسے کا بندہ ہی نہیں تھا، آج بھی اس کا اکاؤنٹ جاتی ہے، اس کا اکاؤنٹ چیک کریں، آج بھی اس کے اکاؤنٹ زیرو ہے، اس نے کبھی پیسہ اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہے، نہ اس نے کبھی پیسے کے بارے میں سوچا ہے۔ تو مظفر ناروی نے اس کو ریسیو کر دیا کہ ویری سوری ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ ٹوٹی جو ہے، یہ ایجنسی کی ٹوٹی، یہ میں نہیں کر سکتا، لاڈ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے اس کو ایک شعر لکھا تھا، اس نے شعر کہا تھا کہ ساڑھی سوچوں ہاتھ نہ لانا کہ لا دیو ہمیں ساڑھی کھائی۔ وہ کہتا تھا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری جو سوچ ہے، میری جو آزادی ہے، اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ مجھے بولنے سے کوئی بندہ نہ روکے، مجھے کھانا ملے کوئی بات نہیں ہے، مجھے گھر نہ ملے مجھے کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب 2018 میں اس نے یہ نظم لکھی کہ ہور کی ہندا ہے ماشاء اللہ، ہور کی ہندا ہے ماشاء اللہ، تو اس وقت اس کو اٹھا لیا گیا صرف الیکشن کے 2 دن کے بعد، اور یہ الیکشن کے دوران اس نے بازیاب کرو، بازیاب کرو، بازیاب کرو، نارو کو بازیاب کرو، بازیاب کرو، بازیاب کرو، نارو کو بازیاب کرو، شرم کرو، حیا کرو، نارو کو بازیاب کرو، شرم کرو، حیا کرو، نارو کو بازیاب کرو، شرم نہیں تو ڈوب مرو، نارو کو بازیاب کرو، شرم نہیں تو ڈوب مرو۔ نارو کو بازیاب کرو۔ میں اب ریکویسٹ کروں گی اچھا صاحب خٹک صاحب سے، جو کہ فارمر سینیٹر بھی ہیں، فارمر چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی ہیں، کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں۔ معزز دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ ہمارے صحافی دوستوں کا بھی شکریہ، کیونکہ مدثر نارو بہرحال صحافی تھے، وہ دانشور تھے، پنجابی زبان کے شاعر تھے، اور ایک سماجی قوت بھی تھے۔ تو 6 سال سے وہ گمشدہ ہیں، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کو اٹھایا ہے، اور آج تک خاندان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ ان کی بیگم انتقال کر گئی، وفات پا گئی، ان کا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اس وقت چند مہینے کا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ یہ جو زیادتی ہے، ظلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضبوط ریاست اس طرح نہیں کرتی، یہ کسی مضبوط ریاست کا کام نہیں ہے۔ مضبوط ریاست میں تو دیکھیں، عدلیہ ہوتی ہے، پروسیکیوشن ہوتی ہے، کسی کے خلاف الزام ہوتا ہے تو مقدمے چلتے ہیں، قانون چلتا ہے، لیکن ایک کمزور ریاست اس طرح کرتی ہے، ایک ناکام ریاست اس طرح کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ریاست جو ہے، یہ 2500 سال سے دنیا میں بنی ہے، اس کا کام لوگوں کو اغوا کرنا نہیں ہے۔ اگر جو لوگ خود کو جو اغوا کرتے ہیں، وہ کیسے خود کو ریاست کہتے ہیں؟ اغوا کر تو مجرم ہیں، مجرم ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا بھر میں ابھی بنگلہ دیش میں ایک حکومت تھی، اس نے لوگوں کو اس طرح اٹھایا تھا اور لوگوں کو دبایا تھا، پھر آپ نے دیکھا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں کو طوفان آیا، سیلاب آیا، اور وہ سیلاب اس حکومت کو بھاگ کر لے گیا۔ اس وقت ایک بنگلہ دیش کے ایک بریگیڈیئر تھی جس کو ہتھکڑی لگی تھی، جو لوگوں کو اٹھانے میں ملوث تھا، اور ابھی آپ مقدمے چلا رہے ہیں ایک دوسرے پہ، لیکن تو وہ اصلی مقدمے نہیں چلا رہے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہے ان کو لیکن اس ملک کے مالک خدا کے بعد اس ملک کے مالک عوام ہیں۔ ایک دن آئے گا جب یہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک دن آئے گا جب عوام اپنا حق چھین لیں گے، اس ملک کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور جب وہ ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ کون ملزم ہے۔ یہ سارے ملزم ہیں جو حکمران اس میں بیٹھے ہوئے، جو فیصلے کر رہے ہیں، جو اس کے پیچھے ہیں، جو وردی میں ہیں یا بغیر وردی کے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ ہے، اس سے معقول مطالبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اچھا یہ کہتے ہیں لوگ، ان کے والد صاحب کی تقریر آپ نے سنی، اس نے کہا اس کو عدالت میں لے آؤ، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کا مقدمہ چلاؤ، اس سے معقول بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر آپ یہ معقول بات نہیں سنتے تو پھر تو یہ ریاستی دہشت گردی ہے، پھر تو آپ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے چلیں گے، اور یہ چلیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔
ऐसा नहीं तो हमने देखे हैं, हमने देखा अयूब खान को, मुझे याद है मैं तालिब इल्म था, अयूब खान के खिलाफ हमने मुजाहरा किया, हमें कहा गया कि अयूब खान के पास टैंक हैं, तोपे हैं, हमने कहा अवाम का मुल्क है ये, अयूब खान का नहीं है। हम इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल हमने देखा, फौजी अदालत है हमने देखी, लेकिन वो कहाँ हैं, किधर से गए? जनरल मुशर्रफ यहाँ होता था, बहुत बातें करता था, बहुत मुख्य मारता हिलाता था, मुख्य हिला की बात करता था, वो आज कहाँ है? इस मुल्क के मालिक अवाम हैं, इन अवाम का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें, आइन का एहतराम करें। आइन इस तरह नहीं हो सकता कि आप आइन को नहीं मानेंगे और लोग मानेंगे। आइन ये दो तरफा ट्रैफिक है, समाजी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो तरफ से है, अवाम उसको मानते हैं, आप भी माने, आप नहीं मानेंगे तो आवाम क्यों मानेंगे? आपने देखा बलोचिस्तान में जो अभी सैलाब निकला था, लाखों लोग निकले थे, लाखों। उन लोगों के आपके पास क्या जवाब है? आपकी क्या हैसियत है उनके सामने? ये अभी पख्तूनख्वा में आपकी पॉलिसियों के खिलाफ लोग निकले, बन्नू में उस दिन चंद लाख लोग निकले थे। मैं बन्नू में मैंने पढ़ा है, मैंने वहाँ स्कूल और कॉलेज पढ़ा है, मुझे पता है वहाँ का, वो लोग निकल आए थे, आपके पास क्या जवाब था? और आपकी कैफियत क्या है? आप बड़े बड़ी बातें करते हैं, वहाँ से बैठ के आपको शर्म नहीं आती? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के दूसरे लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो अदालत में आ जाते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमें पता नहीं है। भाई आपने अगवा किया, आपको कैसे पता नहीं है? इंटरमेंट सेंटर कैसे बनाए हैं? इंटरमेंट सेंटर को पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म किया, सरकार जस्टिस ने ख़त्म किया, आपने यहाँ पे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। और इंटरमेंट सेंटर तो ऐसे जैसे अगवाकारों का कोई मरकज़ होता है, वो तो कोई जेल खाना तो नहीं है, कानून के मुताबिक कोई हैसियत नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आज हम इसलिए जमा हुए कि 6 साल पूरे हो गए। 6 साल तो देखें ना, अगर उसको कैद भी हो चुकी होती किसी बड़े जुर्म में, वो भी आज ख़त्म हो जाती और वो आज यहाँ अपने वालिद साहब के साथ, अपने बच्चे के साथ होता, लेकिन वो नहीं है यहाँ। तो हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए जमा हुए हैं और हम सब लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे पख्तूनख्वा में हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो। हर जगह जो को आप अगवा करेंगे, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के आइन पर अमल हो, कानून पर अमल हो, और ये जो रियासती दहशतगर्दी है ये बंद हो, पाकिस्तान एक महज़ब रियासत बने। आपने इसको क्या रियासत बना दिया है? एक नाकाम रियासत, एक बेकारी रियासत। दुनिया भर में आप जहाँ जाते हैं लोग डरते हैं कि फिर यहाँ का कर्ज मांगने आए हैं। ये खजानों से बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है? इस मुल्क के लोग, ये दुबई और खलीज की सारी बिल्डिंगें इनके पसीने से खड़ी हैं, इन मेहनतकशों के पसीने से। ये ऐसा मुल्क है, लेकिन यहाँ आपने क्या उसकी हालत बना रखी है? यहाँ भूख है, महंगाई, सारे लोग भाग रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, मुल्क से नहीं इस निज़ाम से भाग रहे हैं जो ज़ालिमाना निज़ाम आपने मुसल्लत किया है। तो ये ज़ालिमाना निज़ाम नहीं चलेगा। इससे पहले कि आप इस मुल्क को दबो दें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम आपसे अपना हक छीन कर इस मुल्क पे अवाम के इक़्तिदार आला को कायम करेंगे इंशाअल्लाह, और कानून और आइन का इक़्तिदार होगा यहाँ पे। और ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो अगवागर्दी है, ये इंशाअल्लाह ख़त्म होगी, इसका खात्मा होगा। हमें यकीन है, हमें एतमाद है, हम तारीख़ के तालिब इल्म हैं, हमें पता है कि इंशाअल्लाह ऐसे होगा। और अगर आपने आज इन मुतालबों को, पुरअमन मुतालबों को आपने सुना नहीं, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आपको कटहरे में खड़ा करके आपसे पूछा जाएगा और आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुदस्सर नारो के वालिद मोहतरम इकराम साहब, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के दोस्तों, आज मुदस्सर नारो को लापता किए हुए 6 साल हो गए और मुझे याद है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था और वज़ीर आज़म साहब को बुलाया गया था, तो उन्होंने मुदस्सर नारो के बेटे से ये कहा था कि बेटा 2 महीने के अंदर हम तुम्हें तुम्हारे वालिद के साथ मिला देंगे। साल हा साल गुजर गए, वज़ीर आज़म साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन गए और अभी तक मुदस्सर नारो के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। आज का जो इकट्ठ है तो मुदस्सर नारो की बाजियाबी के लिए, लेकिन दर हकीकत ये उन तमाम लापता लोगों की बाजियाबी के लिए इकट्ठ है जिनको रियासत ने जबरन अगवा करके लापता कर दिया है, और उनमें से बेशतर लोगों को इंटरमेंट सेंटर में बंद किया है। वो इंटरमेंट सेंटर जो पाकिस्तान के ग्वांटानामो बे प्रिजन्स की हैसियत रखते हैं, जिनको पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया है
اور گزشتہ 5 سال سے اس کے خلاف جو اسٹے آرڈر ملا ہے سپریم کورٹ سے، گزشتہ 5 سالوں سے یہ مقدمہ ابھی تک سپریم کورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس صاحب اس وقت کھوسا صاحب تھے، چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ان کو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا پڑے گا، 1 ہفتے بعد وہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 چیف جسٹس صاحبان آئے اور ان دونوں کے ادوار میں یہ کیس کاز لسٹ میں نہیں آ سکا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ گئے، ان کی ریٹائرمنٹ بھی اب قریب ہے لیکن یہ کیس ابھی تک نہیں لگا۔ میں اس پلیٹ فارم پر آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو انٹرنمنٹ سینٹر جو پاکستان کے ابو غریب پرزن ہیں، ان کے بارے میں جو مقدمہ سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہے وہ جلد از جلد اس کی سنوائی ہو۔ اس پلیٹ فارم پر میں دوسرا مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ جنرل فیض حمید مجرم تھا اور اس کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ اس کا سب سے بڑا جرم میری نظر میں ان کے دور میں لوگوں کا لاپتہ ہونا تھا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب اس کے جرائم کی تفتیش کی جائے تو سب سے پہلے لاپتہ افراد کے بارے میں تفتیش کی جائے۔ اگر اس کے خلاف جو الزامات ہیں اس میں لاپتہ افراد کا شامل نہ ہو تو پھر شاید اس کو آپ نے گرفتار کسی اور وجہ سے کیا ہوگا، ان جرائم کے لیے نہیں کیا ہوگا جو اس نے ریاست کے طاقت کو ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ میرا آج کے اس پلیٹ فارم سے دوسرا مطالبہ ہے۔